हेलो बच्चों, क्रैश कोर्स में आज हम पढ़ेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन चैप्टर को। हेलो बच्चों, गंगवार इंस्टीट्यूट फॉर नीट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार और बेटा हम इस समय पढ़ रहे हैं क्रैश कोर्स को। क्रैश कोर्स में अभी तक 10 चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। आज यहाँ पर चैप्टर 11 हम पढ़ने जा रहे हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। बेटा ह्यूमन फिजियोलॉजी का ये सबसे लास्ट चैप्टर है जहाँ पर हम हार्मोन के बारे में और एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर, हर साल नीट में करीब 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आज इस चैप्टर के साथ हमारी दूसरी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, ह्यूमन फिजियोलॉजी। बेटा अभी तक हमने डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के 4 चैप्टर कर लिए हैं और ह्यूमन फिजियोलॉजी का ये आखिरी 7वां चैप्टर है। तो कुल मिला के 11 चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे 38 चैप्टर में से। ये चैप्टर जो अभी आप पढ़ रहे हैं, शाम को 5 बजे हम इनके क्वेश्चन भी करेंगे लाइव सेशन में। इस चैप्टर के 75 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। बेटा जैसा कि पिछले चैप्टर मैंने आपको बताया था कि जो हमारी बॉडी के फंक्शन हैं उनको कोऑर्डिनेट करने का काम न्यूरल और एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा मिलके किया जाता है। तो न्यूरल और एंडोक्राइन सिस्टम दो रेगुलेटरी सिस्टम हमारी बॉडी के हैं। अब ये आपने पहले भी पढ़ा है कि न्यूरल सिस्टम जो होता है बेटा, ये पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन कराता है। ये कल भी मैंने आपको बताया था, रैपिड कोऑर्डिनेशन ऑर्गन के बीच ये तेजी से कोऑर्डिनेशन कराता है क्योंकि यहाँ पर न्यूरॉन होते हैं। न्यूरल कोऑर्डिनेशन फास्ट होता है लेकिन शॉर्ट लिव होता है। फिर मैंने ये भी कहा था कि जो एंडोक्राइन सिस्टम का हार्मोन का रेगुलेशन है स्लो होता है लेकिन लॉन्ग लास्टिंग होता है। हार्मोन धीरे धीरे काम करते हैं लेकिन उनका इफेक्ट लंबे समय तक बना रहता है। लेकिन जो न्यूरल कोऑर्डिनेशन है बहुत तेज होता है लेकिन इसका इफेक्ट थोड़ी समय के बाद खत्म हो जाता है। अब चूंकि नर्व फाइबर बेटा क्या है, एक्सॉन। नर्व फाइबर चूंकि हर सेल तक नहीं पहुंचते हैं बॉडी की, और इसलिए ये हर सेल को कंट्रोल नहीं कर सकते डायरेक्टली, लेकिन सेल को काम करने के लिए लगातार उन्हें रेगुलेट करने की जरूरत पड़ती है। और इसलिए चूंकि हर सेल को न्यूरॉन के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, इसलिए हमें यहाँ पर एक स्पेशल काइंड के कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है और ये स्पेशल काइंड का कोऑर्डिनेशन हार्मोन के द्वारा कराया जाता है। तो इसका मतलब ये कि हमारी बॉडी में जो न्यूरल सिस्टम है और एंडोक्राइन सिस्टम है, ये एक साथ मिलके, जॉइंटली एक साथ मिलके हमारी बॉडी के सभी फंक्शन को कोऑर्डिनेट और रेगुलेट करने का काम करते हैं। तो बेटा इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने देख लीजिए। एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़नी है और हार्मोन के बारे में पढ़ना है। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम को हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, जहाँ से नीट में लगातार आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो बेटा यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं, अपना पहला टॉपिक है एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन। एंडोक्राइन ग्लैंड में बेटा डक्ट नहीं पाई जाती हैं, लैक डक्ट, इसलिए इन्हें डक्टलेस ग्लैंड भी कहा जाता है। दीज आर डक्टलेस ग्लैंड। जबकि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है उनमें डक्ट पाई जाती है, जैसे सिलाइवरी ग्लैंड आपने पढ़ा है, वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है क्योंकि उनके पास डक्ट पाई जाती है। एंडोक्राइन ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है उसे हार्मोन का नाम दिया जाता है। अब हार्मोन की जो क्लासिकल डिफिनेशन है, यानी जो पुरानी परिभाषा है, वो आपको याद करनी है। chemical produced by endocrine gland and released into blood and transported to a distantly located organ। ये पुरानी डेफिनेशन बेटा जो आपको ध्यान रखने की, ऐसे केमिकल जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं और इन्हें ब्लड में रिलीज किया जाता है और ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट करके ये डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन तक पहुंचते हैं। जैसे पेनक्रियाज की बात करें बेटा, तो पेनक्रियाज एक मिक्स्ड ग्लैंड है, उसमें जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस है वो एंडोक्राइन पार्ट होती हैं। उनसे जो इंसुलिन निकलता है ये हेपेटोसाइट और एडिपोसाइट पे एक्ट करता है। तो हेपेटोसाइट इंसुलिन की क्या हो गई, टारगेट ऑर्गन हो गई, और सोर्स ऑर्गन क्या है, पेनक्रियाज उनका सोर्स हो गया, लीवर उनका टारगेट हो गया। तो अब इसकी जो करंट डेफिनेशन बेटा वो ध्यान रखिएगा, करंट साइंटिफिक डेफिनेशन। ये तो क्लासिकल पुरानी परिभाषा आपने देखी, अब करंट साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है। नई परिभाषा ये है कि हार्मोन्स आर द नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल विच
act as intercellular messenger and are produced in trace amount। यानी हार्मोन नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल हैं, इनके द्वारा हम बॉडी में एनर्जी ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, जबकि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट से हम एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं, ये नॉन न्यूट्रिएंट हैं। इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह काम करते हैं, मतलब ये दो सेल के बीच में संदेश वाहक की तरह काम करते हैं और इन्हें ट्रेस अमाउंट यानी बहुत कम मात्रा में सिक्रीट किया जाता है। बेटा जो नई डिफिनीशन है ये उन मॉलिक्यूल को भी कवर करती है जो एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट किए जाते हैं लेकिन हार्मोन नहीं होते हैं। तो नई डिफिनीशन में उन नए मॉलिक्यूल को भी कवर किया गया है जिन्हें एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करती हैं लेकिन वो एक्चुअली हार्मोन नहीं होते हैं। अब बेटा अगर इनवर्टिब्रेट की बात करें, इनवर्टिब्रेट का मतलब क्या हुआ, पोरीफेरा से लेके सिफेलोकॉर्डेटा तक के मेंबर इनवर्टिब्रेट है। इनमें सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम पाया जाता है और कुछ हार्मोन प्रेजेंट होते हैं। जबकि अगर बेटा हम वर्टिब्रेट की बात करते हैं तो वर्टिब्रेट का मतलब क्या हो गया, वर्टिब्रेटा सब फाइलम के मेंबर को वर्टिब्रेट कहते हैं जिसमें फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल आते हैं। वर्टिब्रेट में लार्ज नंबर में केमिकल या हार्मोन प्रोड्यूस किए जाते हैं और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं और काफ़ी कॉम्प्लेक्स एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं। बेटा चूंकि हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं इसलिए हम ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम को डिस्कस करेंगे। चलिए बेटा, तो हमारा टॉपिक यहाँ पर है ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट में लोकेटेड होती हैं और इन सभी एंडोक्राइन ग्लैंड को मिला के हम एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पेनक्रियाज हो गया, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड और गोनैड हो गए। गोनैड जैसे सेक्स ऑर्गन की बात करें, मेल में टेस्टिस को गोनैड कहते हैं और फीमेल में ओवरी को गोनैड कहा जाता है। ये सब बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड या एंडोक्राइन बॉडीज हैं जो आपके सामने लिखी हुई पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, एड्रिनल, पेनक्रियास, पैराथायराइड, थाइमस एंड गोनैड। अब देखिए इनके अलावा बेटा हमारी बॉडी में कई ऐसे ऑर्गन हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, जैसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआईटी जिसे आप कहते हैं, लीवर, किडनी से जैसे रेनिन आपने पढ़ा, हार्ट से एएनएफ हार्मोन निकलता है। ये नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड हैं जो हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बेटा ऐसा जरूरी नहीं कि हार्मोन का प्रोडक्शन एंडोक्राइन ग्लैंड ही करे, नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड भी हार्मोन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये बात बहुत अच्छी तरीके से आपको ध्यान में रखनी है। नॉर्मली आप यही समझते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन को सिक्रीट करते हैं, लेकिन नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड जीआईटी, लीवर, किडनी, हार्ट ये भी हार्मोन को सिक्रीट करती हैं। बेटा यहाँ पर हम सभी एंडोक्राइन ग्लैंड को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ बेटा जो हाइपोथैलेमस है ये भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड का ही एग्जाम्पल है। अब हाइपोथैलेमस पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा है कि ये ब्रेन का भी पार्ट है यानी न्यूरल सिस्टम का भी पार्ट है और ये आपके एंडोक्राइन सिस्टम का भी पार्ट है। तो हाइपोथैलेमस एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। बेटा न्यूरल सिस्टम का पार्ट क्यों है, क्योंकि ये न्यूरॉन से बना है, और एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट क्यों है, क्योंकि ये हार्मोन को सिक्रीट करता है, जैसे सोमेटोस्टैटिन हम पढ़ेंगे, जीएनआरएच के बारे में हम बात करेंगे, ये हाइपोथैलेमस से निकलते हैं। अब बेटा यहाँ पर एक फिगर आपको एनसीईआरटी ने दिया है और इस फिगर को ध्यान से आप देखिए, कुछ लोकेशन आपको एंडोक्राइन ग्लैंड की दिखाई गई हैं। आप देखिए आपके ब्रेन में 3 ग्लैंड होती हैं, एक हाइपोथैलेमस है, दूसरी पिट्यूटरी है और तीसरी पीनियल। ये 3 ग्लैंड आपके ब्रेन में है। फिर नेक रीजन में थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड है। फिर हार्ट के पास थाइमस पाई जाती है। फिर एब्डोमेन में पेनक्रियास और किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती हैं। फिर आप देखेंगे बेटा मेल में टेस्टिस यहाँ पर प्रेजेंट है, गोनैड, और फीमेल में ओवरी, और ये कहाँ पर पेल्विक रीजन में पाए जाते हैं। तो बेटा इसी सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे भी, है ना, हम ऊपर से नीचे की तरफ इसी ऑर्डर में बॉडी के अंदर इन एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। टॉप टू बॉटम की तरफ हम चलेंगे तो सबसे ऊपर कौन सी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस, और यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो बेटा शुरुआत हम करेंगे हाइपोथैलेमस नाम की ग्लैंड से जो कि न्यूरल सिस्टम का भी पार्ट है। बेटा हाइपोथैलेमस की बात करें, दैट इज बेसल पार्ट ऑफ डायनकेफ्लॉन। ये डायनकेफ्लॉन का बेसल पार्ट है और आप ये भी कह सकते हैं कि डायनकेफ्लॉन क्या है, दैट इज फोर ब्रेन।
तो फोर ब्रेन या डैनकेफ्लॉन का ये बेसल पार्ट होता है। जो अपर पार्ट होता है उसमें थैलमस होता है और ये बेसल पार्ट पे हाइपोथैलमस पाया जाता है। थैलमस और हाइपोथैलमस को मिला के डैनकेफ्लॉन कहा जाता है और ये फोर ब्रेन का हिस्सा है। फोर ब्रेन में तीन पार्ट बेटा कल मैंने आपको पढ़ाए थे, सेरिब्रम, थैलमस और हाइपोथैलमस। थैलमस और हाइपोथैलमस को मिला के डैनकेफ्लॉन कहते हैं। जो थैलमस होता है ये अपर पार्ट होता है और जो हाइपोथैलमस होता है ये लोअर पार्ट होता है। दोनों को मिला के डैनकेफ्लॉन कहा जाता है। तो डैनकेफ्लॉन का बेसल पार्ट क्या हो जाएगा? हाइपोथैलमस। अब हाइपोथैलमस की अगर बात करें तो बेटा यहाँ पर न्यूरोसिक्रीटरी सेल पाई जाती है। न्यूरोसिक्रीटरी मतलब ये न्यूरॉन है जो सिक्रीशन का काम करते हैं। इन सेल को न्यूक्लियाई कहा जाता है और यही न्यूरोसिक्रीटरी सेल या न्यूक्लियाई हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं। इन हार्मोन को हाइपोथैलेमिक हार्मोन कहा जाता है। अब बेटा जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन होते हैं ये पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करते हैं और पिट्यूटरी से जो हार्मोन की सिंथेसिस और सिक्रीशन होता है उसे रेगुलेट करने का काम करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को बेटा मास्टर ग्लैंड कहा जाता है और हाइपोथैलेमस को पिट्यूटरी का भी मास्टर कहा जाता है। यानी पिट्यूटरी इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी एंड हाइपोथैलेमस इज कॉल्ड मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। अब हाइपोथैलेमस से बेटा जो हार्मोन निकलते हैं वो दो तरह के होते हैं। दो तरह के हार्मोन यहाँ से निकलते हैं, एक रिलीजिंग हार्मोन होते हैं और एक इनहिबिटिंग हार्मोन होते हैं। रिलीजिंग हार्मोन क्या करते हैं? रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करते हैं, जबकि इनहिबिटिंग नाम ही बता रहा है बेटा ये इनहिबिट करते हैं पिट्यूटरी हार्मोन के सिक्रीशन को। यानी रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी से हार्मोन के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है और इनहिबिटिंग हार्मोन इनहिबिट करने का काम करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें तो एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है दैट इज गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH। ये एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। अब ये स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी को, क्या रिलीज करने के लिए? सिंथेसिस और रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोपिन। बेटा गोनेडोट्रोपिन कहते हैं LH और FSH को। तो इसका मतलब GnRH क्या हो गया? एक रिलीजिंग हार्मोन का एग्जाम्पल हो गया। देखिए इसके नाम में भी लगा है रिलीजिंग हार्मोन। दूसरी तरफ सोमैटोस्टेटिन नाम का एक हार्मोन है, ये भी हाइपोथैलेमिक हार्मोन है और ये इनहिबिट करता है रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द इंटीरियर पिट्यूटरी। ये ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को रोकने का काम करता है। तो बेटा ये जो हार्मोन है यहाँ पर जैसे GnRH हो गया या सोमैटोस्टेटिन की बात करें, इन हार्मोन की ओरिजिन हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन में होती जिन्हें न्यूरोसिक्रीटरी सेल का नाम दिया गया। और ये जो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन से निकलने वाले हाइपोथैलेमिक हार्मोन हैं ये एक्सॉन के थ्रू पास होते हैं और अपने नर्व एंडिंग के द्वारा रिलीज कर दिए जाते हैं। नर्व एंडिंग का मतलब एक्सॉन टर्मिनल बेटा आप समझ सकते हो जो आपने पिछले टर्म पे पढ़ा था। अब ये जो हार्मोन है हाइपोथैलेमिक हार्मोन ये पिट्यूटरी ग्लैंड तक कैसे पहुंचते हैं? एक पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा। बेटा एक हिपैटिक पोर्टल सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया था, यहाँ पर एक पोर्टल सिस्टम है जिसे कहते हैं हाइपोफाइशियल पोर्टल सर्कुलेशन। तो हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम के द्वारा हाइपोथैलेमस के हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचते हैं और इंटीरियर पिट्यूटरी के फंक्शन को रेगुलेट करते। ध्यान दीजिएगा हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन पोर्टल सिस्टम के द्वारा इंटीरियर पिट्यूटरी तक जाते हैं वो इंटीरियर पिट्यूटरी के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी की अगर बात करें तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस के डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन में होती है, सीधे नियंत्रण में होती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर एक फिगर देखें तो आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से बेटा, यहाँ पर ये हाइपोथैलेमस आपको दिखाया गया है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट आपको दिखाया गया है ये हाइपोथैलेमस वाला पार्ट है इतना, ठीक है। इसमें देखिए हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन आपको दिखाए गए और यही न्यूरॉन हार्मोन को सिक्रीट करते हैं। अब ये पिट्यूटरी आपको दिखाई गई, एंटीरियर पिट्यूटरी वाला पार्ट है ये वाला, दैट इज एंटीरियर पिट्यूटरी पार्ट, और ये वाला पोस्टीरियर पिट्यूटरी वाला पार्ट है, ठीक है। अब देखिए जो हाइपोथैलेमस में न्यूरॉन है ये जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, ये देखिए हार्मोन ब्लड के अंदर गए, ये सब हार्मोन है यहाँ पर। और ये जो हार्मोन है ये पोर्टल सर्कुलेशन के द्वारा, ये देखिए पोर्टल सर्कुलेशन के द्वारा कहाँ है? इंटीरियर पिट्यूटरी तक।
लेकिन आप अगर हाइपोथैलेमस के इस न्यूरॉन को देखें तो इस न्यूरॉन का जो एक्सॉन आपको दिखाई दे रहा हो, एक्सॉन सीधे कहाँ पहुंच गया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर आ गया, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर ये हार्मोन को सीधे पहुंचा देता है। मतलब यहाँ पर कोई पोर्टल सर्कुलेशन नहीं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के लिए, केवल इंटीरियर पिट्यूटरी में पोर्टल सर्कुलेशन के द्वारा हार्मोन जाएंगे। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, इसीलिए एनसीईआरटी ने लिखा है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस के डायरेक्ट रेगुलेशन में होती है। तो चलिए बेटा अगली ग्लैंड की बात करते हैं, दैट इज मास्टर ग्लैंड, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है। बेटा मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी सभी ग्लैंड के फंक्शन को रेगुलेट करती है, और पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस, इसलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो लोकेटेड है, ये बोनी कैविटी के अंदर पाई जाती है, जिसे सेला टर्सिका कहा जाता है। ध्यान से देखिएगा, पिछले टर्न पे बेटा आपने पढ़ा था आई के बारे में। हमारी जो आई है वो एक बोनी कैविटी में, जिनका नाम सॉकेट था। पिट्यूटरी ग्लैंड जिस सॉकेट में है उसे सेला टर्सिका कहते हैं, और ये हाइपोथैलेमस से अटैच होती है एक स्टॉक के द्वारा। अभी आपने फिगर में देखा था बेटा कि जो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी है, दोनों के बीच में यहाँ पर ये स्टॉक पाई जाती है, तो स्टॉक के द्वारा दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाते हैं। अब अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो पिट्यूटरी को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं एनाटॉमिकली। एक पार्ट होता है एडिनोहाइपोफाइसिस, दूसरा पार्ट है न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब जो एडिनोहाइपोफाइसिस पार्ट है बेटा, एडिनोहाइपोफाइसिस को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक पार्स डिस्टेलिस होता है और एक पार्स इंटरमीडिया होता है। जो पार्स डिस्टेलिस रीजन है पिट्यूटरी का, इसी को इंटीरियर पिट्यूटरी कहा जाता है, और यहाँ से 6 हार्मोन निकलते हैं। एक है ग्रोथ हार्मोन, दूसरा है प्रोलैक्टिन, तीसरा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, चौथा है एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH, पांचवा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, और छठा है यहाँ पर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। दूसरा पार्ट जो बेटा यहाँ पर है पार्स इंटरमीडिया, ये केवल एक हार्मोन को सिक्रीट करता है जिसका नाम है MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। लेकिन अगर ह्यूमन के केस में हम बात करें तो ह्यूमन के केस में जो पार्स इंटरमीडिया है, ये ऑलमोस्ट मर्ज होता है पार्स डिस्टेलिस के साथ, यानी दोनों एक दूसरे से फ्यूज हो जाते हैं। अब जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है, जिसे पार्स नर्वोसा कहते हैं, इसे पोस्टीरियर पिट्यूटरी के नाम से जाना जाता है। तो बेटा ये ध्यान दीजिएगा कि जो पार्स डिस्टेलिस रीजन है इसे इंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं, और जो पार्स नर्वोसा रीजन है, पार्स नर्वोसा रीजन जो है या न्यूरोहाइपोफाइसिस है, इसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन होते हैं उन्हें स्टोर और रिलीज करती है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टोर करती है और रिलीज करती है दो हार्मोन, एक का नाम है ऑक्सीटोसिन, दूसरा वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन को ADH भी कहा जाता है बेटा, किडनी टॉपिक में हमने इसको डिस्कस किया था। अब ये दोनों हार्मोन ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन एक्चुअली सिंथेसाइज किए जाते हैं हाइपोथैलेमस के द्वारा, और इन्हें ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक्सॉन के द्वारा। इन्हें एक्सॉन के द्वारा ट्रांसपोर्ट करके पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक पहुंचाया जाता है। जैसा कि मैंने फिगर में बेटा अभी आपको जस्ट दिखाया है कि जो हाइपोथैलेमस के हार्मोन है वो एक्सॉन के द्वारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक आते हैं, और हाइपोथैलेमस के हार्मोन इंटीरियर पिट्यूटरी तक आते हैं, कैसे, पोर्टल सर्कुलेशन के द्वारा। तो ये बात थोड़ा अच्छी तरीके से बेटा आप ध्यान रखोगे तो एग्जाम में आसानी से आप कर पाओगे। अब तो क्या पता चला हमें बेटा, इंटीरियर पिट्यूटरी से 6 हार्मोन निकलते हैं, पार्स इंटरमीडिया से एक हार्मोन MSH निकलता है, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं जो कि एक्चुअली हाइपोथैलेमस बनाता है। तो टोटल 9 हार्मोन यहाँ पे आपने देखे जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से यहाँ पर रिलीज हो रहे हैं। बच्चों अब यहाँ पर हम डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर किसी हार्मोन का सिक्रीशन कम है या ज़्यादा है तो क्या दिक्कत होगी। बेटा देखिए समस्याएं दोनों ही कंडीशन में है। अगर कोई हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट होता है तब भी बीमारी हो जाएगी, अगर कम सिक्रीट होगा तब भी बीमारी हो जाएगी। जैसे अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन ज़्यादा हो जाए, ओवर सिक्रीशन ज़्यादा हो जाए, तो इससे बॉडी की जो ग्रोथ है ये एबनॉर्मल हो जाएगी, और इसे गैगेंटिज्म के नाम से जाना जाता है। इसी तरह अगर
सिक्रीशन किसी वजह से कम हो जाए ग्रोथ हार्मोन का, तो इससे ग्रोथ रुक जाती, स्टंटेड ग्रोथ मतलब ग्रोथ का रुक जाना, और इसे पिट्यूटरी डॉर्फिज्म के नाम से जाना जाता है। अगर बेटा ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन ज़्यादा हो जाए एडल्ट के केस में, खासतौर से मिडिल एज, तो इस केस में सीवियर डिसफिगरमेंट का मतलब है कि जो बॉडी का आकार है वो बिगड़ जाता है बहुत ज़्यादा, इसे एक्रोमेगैली कहा जाता है। और ये एक्रोमेगैली अगर इसका सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो इससे प्री मैच्योर डेथ यानी अकाल मृत्यु हो सकती है और सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। एक्रोमेगैली नाम की बेटा जो बीमारी है, इस बीमारी की पहचान करना कठिन है, हार्ड टू डायग्नोस, बीमारी को पहचानना कठिन है अर्ली स्टेजेस में। इस बीमारी का पता कई साल तक नहीं चलता है, और पता कब चलता है, जब एक्सटर्नल फीचर हमें दिखाई देने लगते हैं, यानी जब फेस में चेंज होने लगते हैं, क्योंकि जो डिसफिगरमेंट होता है वो खास तौर से फेस में होता है। तो जब किसी पर्सन के फेस में हमें चेंज दिखाई देने लगते हैं तब हमें पता चलता है कि इसको एक्रोमेगैली हुआ है। चलिए फिर बात करते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन के बारे में। बेटा जो प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन है ये मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ को रेगुलेट करने का काम करता है, और साथ ही साथ मेमोरी ग्लैंड में मिल्क का फॉर्मेशन कराता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेमोरी ग्लैंड पे 3 हार्मोन का एक्शन आप पढ़ोगे, प्रोलैक्टिन का, ऑक्सीटोसिन का, प्रोजेस्टेरॉन का, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि प्रोलैक्टिन मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ कराता है और उनमें मिल्क का फॉर्मेशन कराता है। दूसरा यहाँ पर अगला हार्मोन है टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाम से ही पता चला कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, तो थायराइड हार्मोन को सिक्रीट करने के लिए थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने का काम करेगा। इसी तरह से एसीटीएच, एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। अब एडिनोकार्टिको मतलब ये एडिनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करेगा और एडिनल कॉर्टेक्स से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को रिलीज कराएगा या सिक्रीट कराएगा। और ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है ये बेटा स्टेरॉयड हार्मोन के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर अगर हम LH और FSH की बात करते हैं तो LH और FSH को एक साथ मिला के गोनेडोट्रोपिन्स कहा जाता है। गोनेडोट्रोपिन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये गोनेडल एक्टिविटी को स्टिमुलेट करते हैं। गोनेड किन्हें कहते हैं, टेस्टिस और ओवरी जो सेक्स ऑर्गन होते हैं उन्हें गोनेड कहा जाता है। अब मेल के केस में बेटा देखिए, मेल के केस में जो LH होता है ये स्टिमुलेट करता है टेस्टिस के अंदर जो लेडी सेल होती हैं उनसे रिलीज कराता है और सिंथेसिस कराता है एंड्रोजन हार्मोन को। अगर मेल के केस में हम बात करें बेटा FSH के बारे में, तो FSH और एंड्रोजन स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन। इसी तरह अगर हम फीमेल में बात करें तो फीमेल में जो LH है ये ओवुलेशन कराता है फुल्ली मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल का, और इससे ओवम रिलीज होता है। ये रिप्रोडक्शन में हम बेटा डिस्कस करेंगे कि LH मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पर ओवुलेशन कराता है, इससे ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर करता है और ओवम रिलीज हो जाता है। और साथ ही साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, LH मेंटेन द कॉर्पस ल्यूटियम। LH कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है। और कार्पस ल्यूटियम कैसे बनता है, कार्पस ल्यूटियम फॉर्म फ्रॉम द रेमिनेंट ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल। जो ग्रेफियन फॉलिकल का बचा हुआ हिस्सा होता है ओवुलेशन के बाद, उसी से कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है। फीमेल में बेटा जो FSH हार्मोन होता है ये ओवेरियन फॉलिकल की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। ओवेरियन फॉलिकल में जैसे प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल और ग्रेफियन फॉलिकल आ जाती हैं। अब पार्स इंटरमीडिया से जो बेटा MSH निकला था, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हमारी स्किन में मेलेनोसाइट नाम की जो सेल होती हैं, इनमें मेलेनिन नाम का पिगमेंट होता है सेल के अंदर, और इन पे एक्ट करता है MSH हार्मोन, और ये हमारी स्किन के पिगमेंटेशन को, हमारी स्किन के कलर को रेगुलेट करने का काम करता है। अब आते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है, ये हमारी बॉडी की स्मूथ मसल पे एक्ट करता है और उनका कॉन्ट्रैक्शन कराता है। और ख़ास तौर से अगर हम प्रेगनेंसी की बात करें तो जब बच्चे की डिलीवरी होने वाली होती है उस केस में
ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये विगरस कॉन्ट्रैक्शन यानी बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्शन कराता है यूट्रस में चाइल्ड बर्थ के दौरान। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर बेटा खास तौर से आप ध्यान दीजिएगा कि जो ऑक्सीटोसिन है ये मिल्क इजेक्शन कराता है। मिल्क फॉर्मेशन कौन करा रहा है? प्रोलैक्टिन। मिल्क इजेक्शन कौन करा रहा है? ऑक्सीटोसिन। इसलिए इसे मिल्क इजेक्शन हार्मोन कहा जाता है। बेटा वैसोप्रेसिन तो आप पढ़ ही चुके हो, एडीएच कहा जाता है इसे। और ये मेनली किडनी पर एक्ट करता है और वाटर का रिजॉर्प्शन करता है, वाटर का और इलेक्ट्रोलाइट का रिएब्जॉर्प्शन कराता फ्रॉम द डिस्टल ट्यूब्यूल टीसीटी से। और इसी को कहा गया था कंडीशनल रिएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, याद है ना आपको। और इस तरह से जब ये वाटर का रिएब्जॉर्प्शन कराएगा तो जो वाटर का लॉस है यूरिन के थ्रू वो रिड्यूस हो जाएगा, मतलब ये डाईयूरेसिस को रिड्यूस करता है। डाईयूरेसिस को रिड्यूस करने का काम करता है, क्योंकि बेटा डाईयूरेसिस का मतलब मैंने आपको बताया था एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन चैप्टर में। डाईयूरेसिस का मतलब होता है कि यूरिन का वॉल्यूम बढ़ जाता है, पर्सन ज़्यादा बार पेशाब जाता है। तो चूंकि ये डाईयूरेसिस को कम करता है इसलिए इसे एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन एडीएच के नाम से जाना जाता है। बेटा पुराने चैप्टर आप रिवाइज करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप ये जान लीजिए कि अभी तक मैंने 10 चैप्टर और अपलोड कर दिए हैं। क्रैश कोर्स नाम से एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, उस प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको सारे चैप्टर एक साथ मिल जाएंगे, उन सबको रिवाइज करिए। देखिए ये एनसीईआरटी है बेटा जो हम डिस्कस कर रहे हैं, और ये एनसीईआरटी आप खुद जब पढ़ते हो ना तो आपको बहुत सारी दिक्कतें होती, बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती, आपको पता नहीं कि क्या चीज़ याद करनी क्या चीज़ छोड़नी है। तो यहाँ पर आपका काम आसान हो जाता है, 1-1.5 घंटे में पूरा चैप्टर आप रिवाइज कर लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और साथ ही साथ शेयर करें। कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको कैसी सीरीज ये लग रही है, ताकि मैं आपके लिए और भी कई सारी सीरीज स्टार्ट करूं। अब बेटा अगर कोई गड़बड़ी हो जाती, इम्पेयरमेंट मतलब गड़बड़ी हो जाती है, किसी गड़बड़ी की वजह से अगर एडीएच की सिंथेसिस या रिलीज नहीं हो पाता है, उसमें कोई गड़बड़ी आ जाती है, तो इसकी वजह से किडनी में जो वाटर का रिअब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाता है, डिमिनिश स्टेबिलिटी कम हो जाता है, और इसकी वजह से वाटर लॉस होने लगता है। और जब वाटर का लॉस यूरिन के द्वारा ज़्यादा होगा तो पानी प्यास भी ज़्यादा लगेगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पॉलीडिप्सिया हो जाएगा, और इस कंडीशन को डायबिटीज इंसिपिडस कहा जाता है। बेटा इंसुलिन की कमी से जो डायबिटीज होता है उसे डायबिटीज मिलिटस शुगर की बीमारी कहा जाता है, और एडीएच की कमी से जो डायबिटीज होती है इसे डायबिटीज इंसिपिडस कहा जाता है। एनसीईआरटी में दोनों दिए गए, इस चैप्टर में हम दोनों पढ़ेंगे, तो इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, डायबिटीज मिलिटस को और डायबिटीज इंसिपिडस को। चलिए बेटा हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बाद अगली जो ग्लैंड है दैट इज कॉल्ड पीनियल ग्लैंड। जो पीनियल ग्लैंड है ये हमारे फोर ब्रेन के डोर्सल साइड में प्रेजेंट होती है। फोर ब्रेन तो बेटा आप पढ़ चुके हैं ना, जिसमें सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस होते हैं, वही फोर ब्रेन, उसके डोर्सल साइड पे पीनियल ग्लैंड पाई जाती है। पीनियल ग्लैंड एक हार्मोन सिक्रीट करती है जिसे मेलेटोनिन कहा जाता है। मेलेटोनिन का बेटा काम है रेगुलेशन ऑफ 24 और या डायनल रिदम ऑफ आवर बॉडी। जो 24 घंटे की हमारी रिदम है कि किस समय हमें भूख लगती है, कब हमें प्यास लगती है, कब हमें नींद आती है, कब हम सो के जगते हैं, ये जो 24 आवर की रिदम है, जैसे यहाँ पर लिखा भी है कि स्लीप वेक साइकिल की जो एक रिदम होती है, अगर बेटा आपको रोज 12 बजे रात में नींद आती तो रोज नींद आने लगेगी, और अगर सुबह आप 6 बजे जग जाते तो रोज आपकी 6 बजे आँख खुल जाएगी, भले आप 2 बजे सोए हो या 10 बजे सोए हो। इसके अलावा ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी रोल प्ले करती है। वैसे बेटा अगर आप न्यूरल सिस्टम में जाएं तो हाइपोथैलेमस बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता था, लेकिन यहाँ पर मेलेटोनिन हार्मोन बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है। इसके अलावा मेलेटोनिन मेटाबॉलिज्म को भी इन्फ्लुएंस करता है, पिगमेंटेशन को, पिगमेंटेशन में एक एमएसएच हार्मोन आपने पढ़ा, दूसरा मेलेटोनिन बेटा आप पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल और हमारी जो डिफेंस कैपेबिलिटी, बीमारियों से लड़ने की क्षमता है, उसको भी ये प्रभावित करता है मेलेटोनिन हार्मोन। अगली ग्लैंड यहाँ पर बेटा थायराइड ग्लैंड है, चौथी ग्लैंड आप पढ़ने जा रहे हैं। थायराइड ग्लैंड की अगर बात करें तो इसमें 2 लोब होते हैं, और ये दोनों लोब ट्रैकिया के दोनों साइड एक एक लोब प्रेजेंट होता है, आइदर साइड ऑफ द ट्रैकिया। दोनों लोब इंटरकनेक्टेड होते हैं एक कनेक्टिव टिश्यू के फ्लैप के द्वारा, जिसे
इस्थमस का नाम दिया जाता है। फिगर को अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको एनसीईआरटी ने फिगर भी दिया है बेटा। इस फिगर को आप देखेंगे तो यहाँ पर ये ट्रेकिया आपको दिखाई गया और ये थायराइड ग्लैंड आपको दिखाई गई। अब थायराइड ग्लैंड में ये दो लोब हैं, एक ये लोब ट्रेकिया के एक साइड आपको दिखाया गया है, दूसरा ये लोब आपको यहाँ पर दिखाएगा और दोनों लोब कनेक्ट है। ये जो पार्ट है दैट इज नेम्ड एज इस्थमस, इसे इस्थमस का नाम दिया जाता है। थायराइड ग्लैंड बेटा बनी होती है फॉलिकल के द्वारा और स्ट्रोमल टिश्यू के द्वारा। अब जो थायराइड फॉलिकल होती हैं उनकी बात अगर करें तो उनमें फॉलिकुलर सेल पाई जाती हैं और साथ ही एक कैविटी जिसे फॉलिकुलर कैविटी कहा जाता है। तो फॉलिकल के अंदर फॉलिकुलर सेल है और कैविटी है। अब जो फॉलिकुलर सेल हैं ये हार्मोन को सिंथेसाइज करती हैं। दो हार्मोन यहाँ पर सिंथेसाइज होते हैं, एक का नाम है टेट्रा आइडोथायरोनिन या थायरॉक्सिन T4 कहते हैं और दूसरे को ट्राई आइडोथायरोनिन का नाम दिया जाता है। आयोडीन नाम का जो मिनरल है इसकी ज़रूरत होती है, एसेंशियल है हार्मोन की सिंथेसिस के लिए। थायराइड में जो T3 और T4 हार्मोन की सिंथेसिस हो रही है उनके लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है। और अगर हमारे खाने में आयोडीन की कमी है, अगर हमारे खाने में आयोडीन की कमी है तो इसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है, यानी थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है और इससे थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो जाता है जिसे ग्वाइटर या घेंघा के नाम से जाना जाता है। तो बेटा खाने में अगर आयोडीन की कमी, आपके नमक में आयोडीन अगर नहीं है तो इसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ जाएगा और इसी को ग्वाइटर कहा जाता है। अब अगर कोई मदर जो प्रेग्नेंट है और उसमें हाइपोथायराइडिज्म हो गया, अगर उसमें आयोडीन की कमी हो गई तो इससे जो बच्चे का डेवलपमेंट है वो डिफेक्टिव हो जाएगा और मैचुरेशन भी बच्चे का डिफेक्टिव हो जाएगा ऑफ द ग्रोइंग बेबी, लीडिंग टू स्टंटेड ग्रोथ। स्टंटेड ग्रोथ का मतलब बेटा मैंने बताया ना कि ग्रोथ का रुक जाना, और इसे क्रिटिनिज्म कहते हैं। बेटा ग्रोथ हार्मोन की कमी से जो स्टंटेड ग्रोथ होती है उसे डॉर्फिज्म कहते हैं, और जो यहाँ पर आयोडीन की कमी से स्टंटेड ग्रोथ हो रही है इसे क्रिटिनिज्म कहा जाता है। और क्या क्या चीज़ हो सकती है, मेंटल रिटार्डेशन यानी मानसिक विकास नहीं होगा बच्चे का, लो आईक्यू, बच्चे का आईक्यू बहुत कम हो जाएगा, बौद्धिक क्षमता बहुत कम हो जाएगी, एबनॉर्मल स्किन, बच्चे की स्किन एबनॉर्मल हो जाएगी, डीफ म्यूटेज, बच्चा गूंगा बहरा हो जाएगा। तो ये सारी कंडीशन उस बच्चे में होंगी जिसकी माँ में आयोडीन की कमी हो गई या हाइपोथायराइडिज्म हो गया माँ को, तो बच्चे में दिक्कत होगी। अगर कोई एडल्ट वुमेन है और उसमें हाइपोथायराइडिज्म का केस है, यानी अगर उसमें आयोडीन की कमी है या थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन कम हो रहा है, तो बेटा उस केस में उस फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो सकती है। अब अगर किसी पर्सन में थायराइड ग्लैंड में कैंसर हो जाता है या फिर थायराइड ग्लैंड में नोड्यूल बन जाते हैं तो इसकी वजह से जो थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन और सिंथेसिस है ये इंक्रीज हो जाता है काफ़ी ज़्यादा, एबनॉर्मल हाई लेवल, और इस कंडीशन को हाइपरथायराइडिज्म कहा जाता है। और हाइपरथायराइडिज्म भी हमारी बॉडी फिजियोलॉजी को एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है, मतलब चाहे हार्मोन की कमी हो या उसकी अधिकता हो, दोनों ही बॉडी के लिए नुकसानदायक होंगे। जैसे एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर की बात करते हैं, ये एक हाइपरथायराइडिज्म का केस है। एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर हाइपरथायराइडिज्म का केस है जहाँ पर थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो जाता है, प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल, ऐसा लगता है कि आंखें बाहर निकली आ रही पर्सन की, बेसल मेटाबॉलिक रेट जिसे बीएमआर कहते हैं ये बढ़ जाता है, साथ ही साथ पर्सन का वेट लॉस हो जाता है और इसे ग्रेव्स डिजीज भी कहा जाता है। तो एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर को ग्रेव डिजीज कहा जाता है। बेटा एनसीईआरटी का पॉइंट है, याद रखिएगा। शाम को 5 बजे जब हम लाइव सेशन करेंगे तो वहां पर ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, जरूर इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। थायराइड हार्मोन का काम क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है रेगुलेशन ऑफ द बेसल मेटाबॉलिक रेट जिसे बीएमआर कहते हैं। तो थायराइड हार्मोन यानी T3 और T4 बीएमआर को रेगुलेट करते हैं, साथ ही ये सपोर्ट करते हैं आरबीसी फॉर्मेशन को, साथ ही थायराइड हार्मोन मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की और फैट तीनों की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का काम करते हैं। वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी ये हार्मोन इन्फ्लुएंस करते हैं, और साथ ही साथ थायराइड ग्लैंड से एक और हार्मोन निकलता है जिसे
थायरोकैल्सिटोनिन या टीसीटी कहा जाता है। ये प्रोटीन हार्मोन है, प्रोटीन नेचर का हार्मोन है और ये ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है। कैसे, वो अभी हम डिस्कस करेंगे पैराथायरॉयड ग्लैंड के साथ में। तो बेटा पांचवी ग्लैंड हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर, पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड ह्यूमन में 4 प्रेजेंट होती हैं और ये बैक साइड ऑफ थायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, यानी थायरॉयड ग्लैंड के बैक साइड में प्रेजेंट होती हैं। और अगर थायरॉयड ग्लैंड में 2 लोब की बात करें तो एक लोब में एक पेयर पैराथायरॉयड ग्लैंड बैक साइड में प्रेजेंट होती है। तो 2 लोब में टोटल 4 ग्लैंड हो जाएंगी। फिगर आपको एनसीईआरटी ने दिया है, तो इस फिगर को जरा देख लीजिए आप। यहाँ पर ये देखिए, अगर आप डॉर्सल व्यू यहाँ पर देखेंगे तो आप देख सकते हैं जो डॉर्सल व्यू आपको दिखाया गया है, यानी पीठ की तरफ से जो व्यू आपको यहाँ पर दिखाया गया है, उसमें आप थायराइड ग्लैंड की एक लोब ये देख पा रहे हैं, दूसरी ये लोब देख पा रहे हैं और एक लोब के अंदर आप देख सकते हैं 2 पैराथायरॉयड ग्लैंड यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो टोटल यहाँ पर 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। बेटा देखिए, हाइपोथैलेमस एक है, पिट्यूटरी एक है, पीनियल एक है, थायराइड एक है, लेकिन पैराथायरॉयड ग्लैंड की अगर हम बात करते हैं तो 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड ह्यूमन में प्रेजेंट होती हैं। अब पैराथायरॉयड ग्लैंड से एक पेप्टाइड हार्मोन रिलीज होता है। पेप्टाइड हार्मोन मतलब उसका नेचर आपको ध्यान रखना है। और ये पेप्टाइड हार्मोन, ये जो पेप्टाइड हार्मोन यहाँ पर है, इसका नाम है पैराथायरॉयड हार्मोन। पीटीएच पैराथायरॉयड ग्लैंड हार्मोन का नाम पैराथायरॉयड हार्मोन। अब ये जो पीटीएच का सिक्रेशन है, ये रेगुलेट होता है कैल्शियम आयन के लेवल के द्वारा, यानी ब्लड में जो कैल्शियम आयन का लेवल होता है वो रेगुलेट करता है कि पीटीएच का सिक्रेशन कितना होगा। अब पीटीएच का काम देखते हैं। जो पीटीएच हार्मोन है ये कैल्शियम लेवल को ब्लड में इंक्रीज करता है, जबकि बेटा ये जो टीसीटी अभी मैंने आपको बताया था ना, टीसीटी के बारे में एनसीईआरटी ने लिखा नहीं, लेकिन आप जान लीजिए, दिस डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल। ये ब्लड के कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करने का काम करता है, ब्लड कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करता है। यानी जो थायरोकैल्सिटोनिन, टीसीटी और पीटीएच हैं, ये एंटागोनिस्टिक हैं। एक ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है और दूसरा घटाता है। 2 हार्मोन के काम अगर एक दूसरे के अपोजिट होते तो उसे एंटागोनिस्टिक कहा जाता है। और ऐसे क्वेश्चन आपके नीट में पूछे जा रहे हैं बेटा। और अगर 2 हार्मोन का काम एक जैसा होता है तो उसे सिनर्जिस्टिक के नाम से जाना जाता है। अब ये कैल्शियम के लेवल को ब्लड में कैसे बढ़ाता है पैराथायरॉयड हार्मोन, इसको देखिए बेटा। पैराथायरॉयड हार्मोन बोन पे एक्ट करता है और बोन से ये स्टिमुलेट करता बोन रिजॉर्प्शन या डिसोल्यूशन और डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन। बेटा बोन को डीमिनरलाइज करता है, बोन से कैल्शियम को निकालता है और ब्लड में पहुंचा देता है। तो इससे बोन क्या होंगी, मजबूत होंगी या कमजोर, कमजोर हो जाएंगी। मतलब ये ऑस्टियोपोरोसिस का कारण बन सकता है। अगर पीटीएच का सिक्रीशन ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा बोन से कैल्शियम आयन ब्लड में आ जाएगा और बोन कमज़ोर हो जाएंगे, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। नीट में भी हाल ही में पूछा गया था। और क्या करता है पीटीएच, पीटीएच कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन कराता है रीनल ट्यूब्यूल से, और साथ ही ये डाइजेस्टेड फूड से भी कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कराता है। तो ये एब्जॉर्प्शन कराता है फूड से, रीनल ट्यूब्यूल से और बोन से डीमिनरलाइजेशन कराता है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो कि ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, इसलिए ये हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन है, जबकि टीसीटी एक हाइपोकैल्शियमिक हार्मोन होता है। और टीसीटी के साथ मिलके ये हमारी बॉडी में कैल्शियम के बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है। यानी टीसीटी और पीटीएच ये दोनों हार्मोन मिलके ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन करते हैं। चलिए बेटा छठी ग्लैंड पे बात करते हैं, दैट इज थाइमस। थाइमस ग्लैंड एक लोबुलर स्ट्रक्चर है। लोबुलर मतलब इसमें लोब पाई जाती हैं और इसकी जो लोकेशन है दैट इज बिटवीन लंग, दोनों लंग के बीच में इसकी लोकेशन है। बिहाइंड द स्टर्नम, स्टर्नम के पीछे है। ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द अरोटा, ये अच्छे से ध्यान रखिएगा क्योंकि इस पॉइंट में एनसीईआरटी ने बदलाव किया है। अब थाइमस की अगर बात करें तो थाइमस ग्लैंड का जो मेन रोल होता है दैट इस डेवलपमेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम। इस ग्लैंड से पेप्टाइड हार्मोन सिक्रीट होते हैं
और इन पेप्टाइड हार्मोन को थाइमोसिन के नाम से जाना जाता है। थाइमोसिन्स की अगर हम बात करें तो थाइमोसिन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिफ्रेंसिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट का बेटा जो फॉर्मेशन हो तो बोन मैरो में होता है, लेकिन मैचुरेशन थाइमस के अंदर होता है। और टी लिम्फोसाइट प्रोवाइड करती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जो कि हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ेंगे, CMI। इसके अलावा जो थाइमस से ये थाइमोसिन हार्मोन जो निकल रहा है यहाँ से, ये एंटीबॉडी फॉर्मेशन को भी प्रमोट करता है। और एंटीबॉडी से कौन सी इम्यूनिटी मिलती है? दैट इज ह्यूमोरल इम्यूनिटी। अब थाइमस ग्लैंड ओल्ड इंडिविजुअल में डीजनरेट हो जाती है और इसलिए थाइमोसिन्स का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। और इसीलिए जो ओल्ड पर्सन होते हैं उनका जो इम्यून रिस्पॉन्स या इम्यून सिस्टम होता है वो वीक हो जाता है। तो बूढ़े लोगों को जल्दी जल्दी बीमारियां क्यों होती हैं? क्योंकि उनकी जो थाइमस ग्लैंड है वो डीजनरेट होने की वजह से थाइमोसिन का सिक्रीशन कम हो जाता है और इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। चलिए बेटा, 7वीं ग्लैंड हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड की बात करें तो ह्यूमन के पास 1 पेयर एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती हैं और ये प्रेजेंट है एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी। आप जानते हैं बेटा हमारे पास 2 किडनी है, हर किडनी के ऊपर एक ग्लैंड है, तो 2 किडनी है इसलिए 2 एड्रिनल ग्लैंड होती हैं। आप फिगर में भी बेटा यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको किडनी यहाँ पर दिखाई गई और किडनी के ऊपर आपको एड्रिनल ग्लैंड की लोकेशन यहाँ पर दिखाई गई है। ठीक, अब लैंग्वेज में आ जाइए। यहाँ पर जो एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड 2 तरह के टिश्यू से बनी होती है। एक जो सेंट्रली लोकेटेड टिश्यू होता है उसे एड्रिनल मेडुला कहते हैं, और जो किनारे होता है बाहर की तरफ उसे एड्रिनल कॉर्टेक्स के नाम से जाना जाता है। जैसे इस फिगर में आप देख सकते हैं बेटा कि जो आपको बाहर की तरफ आउटर साइड में दिखाया गया वो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, जो ये येलो कलर से आपको नजर आ रहा है। और जो अंदर आपको ऑरेंज कलर से दिखाया गया हिस्सा है दैट इज एड्रिनल मेडुला। तो एड्रिनल ग्लैंड के 2 पार्ट हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेडुला। अब अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात करें तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन निकलते हैं अगर उनका सिक्रीशन कम हो जाए, अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, देखिए अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स, अल्टर मतलब चेंज करना, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कॉजिंग एक्यूट वीकनेस एंड फैटीग, इससे बहुत कमजोरी होती है, थकावट लगती है और इससे एक डिजीज होती है जिसे एडिशन डिजीज कहा जाता है। बेटा थॉमस एडिशन को फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है क्योंकि एडिशन वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने हार्मोनल डिजीज का पता लगाया था। तो ये सबसे पहली हार्मोनल डिजीज जिसका पता चला था एडिशंस डिजीज, जहां पर एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन का सिक्रीशन कम हो जाता है जिससे कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होती है, जिससे बहुत ज़्यादा कमजोरी और थकावट होती है। अब बेटा यहाँ पर पहले हम एड्रिनल मेडुला को पढ़ेंगे और फिर एड्रिनल कॉर्टेक्स को पढ़ेंगे। तो एड्रिनल मेडुला से 2 हार्मोन निकलते हैं, ठीक ध्यान दीजिएगा, एड्रिनल मेडुला से 2 हार्मोन निकलते हैं, एक को एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन कहा जाता है और दूसरे को नॉर एड्रेनालिन या नॉर एपिनेफ्रिन कहा जाता है। अब इन दोनों हार्मोन को यानी एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन दोनों को एक साथ मिला के कैटेकोलामिन्स के नाम से जाना जाता है। और ये जो हार्मोन है एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन, ये किसी भी तरह का अगर स्ट्रेस, हम तनाव में है, हमें डर लग रहा है या कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन है तो उस कंडीशन में सिक्रीट होते हैं, तेजी से सिक्रीट होते हैं। जैसे अगर हमारे सामने अचानक से कोई ऐसा जानवर आ जाए जिससे हमें बहुत डर लगता है तो हमारी बॉडी में तुरंत एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन का सिक्रीशन हो जाएगा, इसीलिए इन्हें इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं या हार्मोन्स ऑफ फाइट और फ्लाइट। फाइट और फ्लाइट मतलब लड़ो या तो भाग जाओ। अब ये हार्मोन करते क्या हैं? ये हार्मोन इंक्रीज करते हैं अलर्टनेस को, आप ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं, सतर्क हो जाते हैं। प्यूपिलरी डायलेशन, ये प्यूपिल को डायलेट करते हैं। पाइलो इरेक्शन, रेजिंग ऑफ हेयर एंड स्वेटिंग को बढ़ा देते हैं। इसको आप याद कर सकते हैं बेटा ऐप्स के द्वारा। आप प्ले स्टोर से बहुत सारे ऐप डाउनलोड करते हैं तो ऐप्स, A फॉर अलर्टनेस, P फॉर प्यूपिलरी डायलेशन, P फॉर पाइलो इरेक्शन एंड S फॉर द स्वेटिंग, ये आप यहाँ से आसानी से याद कर सकते हो। दोनों हार्मोन बेटा एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन दोनों हार्मोन इंक्रीज करते हैं हार्ट बीट को, स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन की स्पीड, कॉन्ट्रैक्शन
की स्ट्रेंथ बढ़ने से क्या होगा, कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा और रेट ऑफ रेस्पिरेशन आप कह सकते हैं जो ब्रीदिंग रेट है वो इंक्रीज कर देते हैं। साथ ही साथ जो बेटा कैटेकोलामीन यानी एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन है, ये ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को स्टिमुलेट करते हैं। और बेटा ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा तो बताइए क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। तो ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन की वजह से जो ब्लड है उसमें ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है और इस ग्लूकोज को सेल यूज कर सकती हैं फाइट करने के लिए या फिर फ्लाइट करने के लिए, लड़ने के लिए, भागने के लिए, इमरजेंसी सिचुएशन में इनका यूज कर लिया जाएगा। साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट के अलावा ये जो कैटेकोलामीन है ये लिपिड और प्रोटीन का भी ब्रेक डाउन करते हैं। तो ये बेटा बात हो गई एड्रिनल मेडुला ग्लैंड के बारे में। अब आते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में। बेटा जो एड्रिनल कॉर्टेक्स ग्लैंड है 3 लेयर में डिवाइड होती है। सबसे आउटर, देखिए बेटा हमेशा आउटर से याद करिएगा। सबसे आउटर लेयर है जोना ग्लोमेरुलोसा, जो मिडिल लेयर है वो है जोना फैसिकुलेटा और जो इनर लेयर है वो जोना रेटिकुलरिस। लिखा यहाँ जैसे भी हो, लेकिन आप आउटर से इनर याद करोगे और कोड भी मैं बता देता हूँ, आउटर से इनर GFR आप याद कर लोगे। जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट वही कोड है इसका, G फॉर ग्लोमेरुलोसा, F फॉर फैसिकुलेटा और R फॉर रेटिकुलरिस। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स से बेटा जो हार्मोन निकलते हैं उन्हें कॉर्टिकॉइड का नाम दिया जाता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स से जितने भी हार्मोन निकलते हैं उन्हें कॉर्टिकॉइड कहते हैं। एड्रिनल मेडुला के हार्मोन को क्या कहा, कैटेकोलामीन, और एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन को कॉर्टिकॉइड कहते हैं। अब जो कॉर्टिकॉइड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं उन्हें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कहा जाता है। जैसे कॉर्टिसोल एक मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हमारी बॉडी का है। अब ये कॉर्टिकॉइड क्या करते हैं या कॉर्टिसोल क्या करता है, कॉर्टिकॉइड बेटा हमारी बॉडी में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को मेंटेन करने का काम करते हैं। और जो कॉर्टिकॉइड वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को मेंटेन करते हैं उन्हें मिनरेलोकॉर्टिकॉइड कहा जाता है। जैसे एल्डोस्टेरॉन एक मेन मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हमारी बॉडी का, और एल्डोस्टेरॉन बेटा हम पढ़ चुके हैं। आपने जब किडनी टॉपिक को पढ़ा था तो उसमें जब रेगुलेशन की बात हमने की थी तब एल्डोस्टेरॉन हमने आपको बताया था कि एल्डोस्टेरॉन सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है DCT से, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। तो बेटा अगर आप नए हैं तो आप जान लीजिए कि सुबह 8 बजे हम क्रैश कोर्स को अपलोड करते हैं और शाम को 5 बजे इसी चैप्टर के क्वेश्चन करते हैं। और अगर आप नए हैं तो पहले से हमने 10 चैप्टर की वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। एक प्लेलिस्ट है क्रैश कोर्स के नाम से, उसमें जाके आप उनको जरूर पढ़िएगा। बेटा चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि जब भी नई वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब बेटा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की अगर हम बात करते हैं, कॉर्टिसोल, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड तो आपने पढ़ा एल्डोस्टेरॉन। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यानी कॉर्टिसोल की बात करें तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस करते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब बेटा कि ग्लूकोज की सिंथेसिस प्रोटीन या लिपिड से हो जाए, लाइपोलिसिस प्रोटीन का ब्रेकडाउन, प्रोटियोलिसिस प्रोटीन का ब्रेकडाउन, और साथ ही साथ ये इनहिबिट करते हैं सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड को। मतलब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सेल को अमीनो एसिड को अपटेक करने से और यूटिलाइज करने से रोकने का काम करता है। साथ ही साथ कॉर्टिसोल कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को मेंटेन करता है और किडनी फंक्शन को भी रेगुलेट करने का, मेंटेन करने का काम करता है। कॉर्टिसोल की बेटा अगर हम बात करें तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन को प्रोड्यूस करता है और इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने का काम करता है। तो कॉर्टिसोल इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है, साथ ही ये RBC प्रोडक्शन को भी स्टिमुलेट करता है। अब जैसे बेटा एल्डोस्टेरॉन की बात की गई तो एल्डोस्टेरॉन मेनली रीनल ट्यूब्यूल के ऊपर एक्ट करता है। एल्डोस्टेरॉन एक मिनरेलोकॉर्टिकॉइड है, कॉर्टिसोल एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। तो जो एल्डोस्टेरॉन है ये वाटर और सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट करता है रीनल ट्यूब्यूल खासतौर से DCT से, और एक्सक्रीशन कराता है पोटेशियम आयन और फॉस्फेट आयन का। तो चूंकि एल्डोस्टेरॉन की अगर हम बात करें, एल्डोस्टेरॉन इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को मेंटेन करता है, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है, जो कि मिनरल को एब्जॉर्ब करने के लिए रोल प्ले करता है, इसलिए इसे मिनरेलोकॉर्टिकॉइड कहते हैं। अब तीसरा यहाँ पर है एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड। बेटा स्मॉल अमाउंट में एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड, एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड का मतलब होता है कि ये जो एंड्रोजन होते हैं उनका सिक्रीशन भी एड्रिनल कॉर्टेक्स से किया जाता है, और ये
एंड्रोजेनिक स्टेरॉयड एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर और जो फेशियल हेयर है जिन्हें बियर्ड और माउस्टेचेस कहा जाता है, इनके डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्यूबर्टी के समय। प्यूबर्टी की उम्र जो होती है करीब 11-12 साल की उम्र प्यूबर्टी की होती है, और प्यूबिक हेयर, एक्सियल हेयर और फेशियल हेयर का जो ग्रोथ है वो इन्हीं हार्मोन के कंट्रोल में होती है। चलिए बेटा, अगली जो ग्लैंड है दैट इज़ पेनक्रियाज। पेनक्रियाज के बारे में बेटा हमने डाइजेशन में भी बात की थी। पेनक्रियाज एक कंपोजिट ग्लैंड है। कंपोजिट या इसे कंपाउंड ग्लैंड कहते हैं क्योंकि यहाँ पर एक्सोक्राइन पार्ट और एंडोक्राइन पार्ट दोनों है। जो एक्सोक्राइन पार्ट है उसके बारे में आप पढ़ चुके हो। एक्सोक्राइन पार्ट एंजाइम को सिक्रेट करता है, और जो एंडोक्राइन पार्ट होता है पेनक्रियाज का, इसे कहा जाता है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। और इनका जो नंबर होता है वो करीब 1 से 2 मिलियन होता है पेनक्रियाज में। 1 से 2 मिलियन मतलब 10 से 20 लाख आइलेट ऑफ लैंगरहैंस होती हैं, और ये पेनक्रियाज का 1 से 2% पार्ट होती हैं। यानी पेनक्रियाटिक टिश्यू का 1 से 2% पार्ट आइलेट ऑफ लैंगरहैंस होता है। अब आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में कई तरह की सेल होती हैं, लेकिन 2 मेन टाइप की सेल यहाँ पर पाई जाती हैं। एक को अल्फा सेल कहते हैं, दूसरे को बीटा सेल कहते हैं। अल्फा सेल एक हार्मोन सिक्रीट करती है जिसे ग्लूकागॉन कहते हैं, और बीटा सेल से जो हार्मोन सिक्रीट होता है उसे इंसुलिन कहा जाता है। खूब आपसे इंसुलिन और ग्लूकागॉन के बारे में बेटा पूछा जाता है। अब देखिए ग्लूकागॉन की बात करते हैं। ग्लूकागॉन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो कि नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ग्लूकागॉन कहाँ पे एक्ट करता है? ग्लूकागॉन लीवर सेल या हिपेटोसाइट पे मेनली एक्ट करता है और ग्लाइकोजेनोलिसिस कराता है। मतलब ये ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन कराता है। ग्लाइकोजन के टूटने से ग्लूकोज बनता है और इससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है जिसे हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाता है। इसके अलावा अगर ग्लूकागॉन की बात करें तो ग्लूकागॉन ग्लूकोनियोजेनेसिस कराता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस से भी ग्लूकोज बनता है और ये भी हाइपरग्लाइसीमिया को कंट्रीब्यूट करता है। ग्लूकागॉन साथ में रिड्यूस करता है सेल को ग्लूकोज अपटेक और यूटिलाइज करने के लिए, यानी ब्लड में जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज को ये अपटेक और यूटिलाइज करने से सेल को रोकता है, और इसकी वजह से भी ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है। यानी ग्लूकागॉन एक हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन का एग्जाम्पल है। दूसरा बेटा यहाँ पर देखिए इंसुलिन, जो बीटा सेल से निकलता है, ये भी एक पेप्टाइड हार्मोन है और ये भी ग्लूकोज होम्योस्टेसिस यानी ग्लूकोज का जो कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंसुलिन कहाँ एक्ट करता है? ये हेपेटोसाइट पे यानी लीवर सेल पे और एडिपोसाइट एडिपोज टिश्यू की सेल पे एक्ट करता है और इन्हेंस बढ़ाता है सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। मतलब ये सेल को प्रमोट करता है, सेल से कहता है कि आप खूब सारा ग्लूकोज लो और उसको खर्च कर लो। अब जब सेल ग्लूकोज को ब्लड से लेंगी और खर्च कर लेंगी तो इसकी वजह से ब्लड से ग्लूकोज बहुत जल्दी जल्दी हेपेटोसाइट और एडिपोसाइट में जाएगा, जिससे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा यानी हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगी। साथ ही साथ इंसुलिन और क्या करता है? इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है यानी ग्लाइकोजेनेसिस कराता है टारगेट सेल में। टारगेट सेल मतलब जैसे कि अगर हम बात करते हैं हेपेटोसाइट के अंदर द ग्लूकोज बैलेंस, ग्लूकोज का जो बैलेंस या होम्योस्टेसिस है ब्लड में, ये दोनों के द्वारा मेंटेन किया जाता है इंसुलिन और ग्लूकागॉन के द्वारा। इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों ग्लूकोज की होम्योस्टेसिस या बैलेंस को मेंटेन करने का काम करते हैं। बस अंतर ये है कि जो ग्लूकागॉन है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है और इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है। दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक होते हैं, अपोजिट काम करते हैं। नीट में लगातार सवाल पूछा जा रहा है। अब अगर किसी पर्सन के ब्लड में लगातार हाइपरग्लाइसीमिया हो जाए यानी ग्लूकोज का लेवल ब्लड में ज़्यादा बना रहे तो ये कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर है जिसे डायबिटीज़ मिलेटस के नाम से जाना जाता है। और डायबिटीज़ मिलेटस की बात करें तो इस बीमारी में क्या होता है? लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन एंड फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड नोन एज कीटोन बॉडीज। और आपने पढ़ा है जब आप किडनी का टॉपिक पढ़ रहे थे कीटोन्यूरिया एंड ग्लाइकोसूरिया, जब यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है तो इसे ग्लाइकोसूरिया कहते हैं और कीटोन बॉडीज प्रेजेंट होते हैं उन्हें कीटोन्यूरिया कहते हैं। और ये डायबिटीज़ मिलेटस के इंडिकेटिव हैं और डायबिटीज़ के पेशेंट को सक्सेसफुली इंसुलिन थेरेपी से ट्रीट किया जाता है। इंसुलिन थेरेपी का मतलब उनको एक निश्चित समय के बाद इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। तो इंसुलिन कैसे बनाया गया एली लिली कंपनी के द्वारा, ये बायोटेक में हम डिस्कस करेंगे।
चलिए बेटा अगली ग्लैंड की बात करते हैं, टेस्टिस। टेस्टिस आप जानते हैं कि मेल में प्रेजेंट होते हैं एक पेयर टेस्टिस, और ये स्क्रोटल सैक में प्रेजेंट होते हैं, एब्डोमेन के बाहर या स्क्रोटम में पाए जाते हैं। टेस्टिस का डुअल फंक्शन होता है, ये दो काम करते हैं। जैसे हमारा मोबाइल डुअल सिम का होता है, दो सिम लगा सकते हैं, वैसे जो टेस्टिस हैं ये दो काम करते हैं। एक तो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के रूप में काम करते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसे कहते हैं? जो गैमीट बनाता है, तो टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं। साथ ही एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करते हैं, यहाँ से हार्मोन भी सिक्रीट होते हैं, एंड्रोजन मेनली टेस्टोस्टेरोन। अब टेस्टिस की अगर हम बात करें तो टेस्टिस में दो चीज़ें हैं, एक तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है और दूसरा स्ट्रोमल या इंटरस्टिशियल टिश्यू है। अब जो इंटरस्टिशियल टिश्यू है उसमें इंटरस्टिशियल स्पेस होता है जहाँ पर लेडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल पाई जाती हैं। ये प्रेजेंट है कहाँ पर? इंटरट्यूबुलर स्पेस या इंटरस्टिशियल स्पेस या स्ट्रोमल स्पेस के अंदर। और इन्हीं लेडिक सेल से एक हार्मोन निकलता है एंड्रोजन, और मेनली एंड्रोजन का एग्जाम्पल है हमारे पास टेस्टोस्टेरोन। अब काम की बात कर लेते हैं। जो एंड्रोजन है ये क्या करते हैं? एंड्रोजन रेगुलेट द डेवलपमेंट, मैचुरेशन एंड फंक्शन ऑफ मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन, जैसे एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा एक्सेट्रा। अब बेटा ये सब रिप्रोडक्शन में हम जानेंगे, है ना। अभी बस ये जानिए कि एंड्रोजन क्या करता है, जो एसेसरी सेक्स ऑर्गन है उनके फंक्शन को, मैचुरेशन को, डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है। साथ ही ये हार्मोन यानी एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्टिमुलेट करते हैं मस्कुलर ग्रोथ को, मस्कुलर मसल की ग्रोथ को, ग्रोथ ऑफ फेशियल एंड एक्सिलरी हेयर, एग्रेसिवनेस। मतलब आप मेल को देखिए तो मेल एग्रेसिव क्योंकि एंड्रोजन नाम का हार्मोन है। लो पिच ऑफ वॉइस, मेल की वॉइस लो पिच होती है, फीमेल में हाई पिच होती है। ये मेल के बारे में इस समय हम बात कर रहे हैं। साथ ही बेटा जो एंड्रोजन होते हैं ये स्पर्मेटोजेनेसिस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म या डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म। साथ ही ये सेंट्रल न्यूरल सिस्टम सीएनएस पर एक्ट करते हैं और ये मेल सेक्सुअल बिहेवियर यानी लिबिडो को इन्फ्लुएंस करते हैं। और साथ ही साथ एंड्रोजन एनाबोलिक या सिंथेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे। अगली ग्लैंड बेटा यहाँ पर है ओवरी। आप जानते हैं कि फीमेल में एक पेयर ओवरी पाई जाती हैं और ये एब्डोमेन में लोकेटेड होती हैं। जो ओवरी हैं ये भी डुअल फंक्शन करती है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, मतलब ये ओवम को प्रोड्यूस करती है। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में मिड डे पर यानी 14 डे पर एक प्रोड्यूस होता है। दूसरा जो इनका काम है ये हार्मोन को प्रोड्यूस करती है और ओवरी से दो ग्रुप ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, को एस्ट्रोजन कहते हैं, दूसरे को प्रोजेस्टेरॉन के नाम से जाना जाता है। अब ओवरी की बेटा अगर हम बात करें तो ओवरी में ओवेरियन फॉलिकल और स्ट्रोमल टिश्यू पाया जाता है। अब जो एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन है, एस्ट्रोजन की जो सिंथेसिस और सिक्रेशन होता है ये ग्रोविंग ओवेरियन फॉलिकल से होता है। ग्रोविंग मतलब खास तौर से अगर हम सेकेंडरी और टर्शरी फॉलिकल की बात करें तो वहाँ से जो थीका इंटरनल लेयर होती है वो एस्ट्रोजन को सिक्रीट करती है। और ओवुलेशन के बाद, जब ओवुलेशन होता है 14th डे पर, ओवुलेशन कौन कराता है? एलएच, इसी चैप्टर में आपने पढ़ा है। ओवुलेशन के बाद जो रप्चर्ड ग्रेफियन फॉलिकल होता है वो कार्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाता है और कार्पस ल्यूटियम मेनली प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करता है, लेकिन स्मॉल अमाउंट में एस्ट्रोजन को भी सिक्रीट करने का काम करता है। एस्ट्रोजन के बहुत सारे इफेक्ट होते हैं फीमेल की बॉडी पे, जैसे स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड एक्टिविटीज़ ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। फीमेल में जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में जैसे हाई पिच ऑफ वॉइस की बात करते हैं, लेस एपरेंट एडम्स एप्पल की बात करते हैं, तो इनका जो इस डेवलपमेंट है ये फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का जो डेवलपमेंट है ये एस्ट्रोजन के द्वारा कराया जाता है। आप ऐसे समझिए, मेल में जो काम टेस्टोस्टेरोन कराता, फीमेल में वो काम एस्ट्रोजन कराती हैं। डेवलपमेंट ऑफ द ग्रोविंग ओवेरियन फॉलिकल, अपीयरेंस ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर जैसे हाई पिच ऑफ वॉइस एक्सेट्रा। मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट में भी इनका इंपॉर्टेंट रोल है और ये फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर को रेगुलेट करती है। मेल सेक्सुअल बिहेवियर के लिए एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन और फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर के लिए एस्ट्रोजन हो जाएगा। अब यहाँ पर बेटा देखिए,
प्रोजेस्टेरॉन की बात करें तो प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट। पी फॉर प्रोजेस्टेरॉन, पी फॉर प्रेगनेंसी। प्रोजेस्टेरॉन मेमरी ग्लैंड पे एक्ट करता है और स्टिमुलेट करता है फॉर्मेशन ऑफ एल्वेलाई। एल्वेलाई बेटा एक्चुअली जो मेमरी ग्लैंड की सेल है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, उन्हें एल्वेलाई कहा जाता है और ये मिल्क को स्टोर और सिक्रीट करते हैं और साथ ही ये मिल्क सिक्रीशन को स्टिमुलेट करने का काम करता है। तो बेटा मेमरी ग्लैंड पे आपने देखा कि जो कई सारे हार्मोन, प्रोलैक्टिन हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, चारों हार्मोन मेमरी ग्लैंड के ऊपर काम करते हैं। चलिए बेटा अब बात करते हैं कुछ ऐसे ऑर्गन या ग्लैंड के बारे में जो एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है लेकिन हार्मोन को सिक्रीट करते हैं। तो हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी GIT। तो हार्ट, किडनी और GIT एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है लेकिन ये हार्मोन को सिक्रीट करते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर बेटा अभी तक हमने उन ग्लैंड के बारे में पढ़ा है, एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, जहाँ से हार्मोन का सिक्रीशन होता है। लेकिन हार्मोन उन ऑर्गन से और टिश्यू से सिक्रीट होते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। जैसे हार्ट की बात करते हैं पहले। जो हार्ट की एट्रियल वॉल है, उसकी एट्रिया की जो वॉल है, वहाँ से एक पेप्टाइड हार्मोन सिक्रीट होता है जिससे एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर ANF कहा जाता है। और ये आप पढ़ चुके हैं, ब्लड प्रेशर को कम करता है। जब आपने किडनी रेगुलेशन को पढ़ा था तब इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। अगर किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो जो ANF नाम का हार्मोन है ये सिक्रीट होता है और ये ब्लड वेसल को डायलेट कर देता है जिससे ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। दूसरा जो JG सेल है, यहाँ से जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल की बात करें किडनी में, तो JG सेल से दो हार्मोन निकलते हैं। एक आपने रेनिन पहले पढ़ा था और दूसरा एक पेप्टाइड हार्मोन इरिथ्रोपोइटिन निकलता है जो कि इरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करता है, यानी RBC के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करने का काम करता है। अब बेटा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो एंडोक्राइन सेल पाई जाती हैं, यहाँ से 4 मेजर पेप्टाइड हार्मोन निकलते हैं जिनके नाम पहले याद करिए, गैस्ट्रिन, सिक्रीटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन, CCK एंड गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड जिसे GIP कहा जाता है। अब चारों के काम के बारे में हम जान लेते हैं। बेटा जो गैस्ट्रिन हार्मोन है ये गैस्ट्रिक ग्लैंड पर एक्ट करता है और यहाँ से हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl और पेप्सिनोजन को सिक्रीट कराता है। दूसरा जो सिक्रीटिन है ये एक्ट करता है एक्सोक्राइन पेनक्रियाज पे और यहाँ से सिक्रीशन कराता है वाटर और बाइकार्बोनेट का। ध्यान ये रखिएगा कि सिक्रीटिन एंजाइम का सिक्रीशन नहीं कराता है। CCK कोलिसिस्टोकाइनिन एक्ट करता है पेनक्रियाज पे भी और गॉल ब्लैडर पे भी और स्टिमुलेट करता है पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक एंजाइम के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है और गॉल ब्लैडर से बाइल जूस के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। तो बेटा ध्यान रखिएगा कि जो सिक्रीटिन है ये एक्सोक्राइन पेनक्रियाज से वाटर और बाइकार्बोनेट को सिक्रीट कराता है और जो कोलिसिस्टोकाइनिन है ये पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक एंजाइम को सिक्रीट कराता है और दोनों मिलके पेनक्रियाटिक जूस बनाते हैं। अब बेटा GIP की बात करें, नाम ही गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, तो ये इनहिबिट करता है किसको, गैस्ट्रिक सिक्रीशन और मोटिलिटी को, यानी गैस्ट्रिन हार्मोन गैस्ट्रिक सिक्रीशन को बढ़ाता है और GIP गैस्ट्रिक सिक्रीशन को इनहिबिट करता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कई ऐसी नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज़ हैं जो हार्मोन को सिक्रीट करते हैं, इन्हें ग्रोथ फैक्टर कहा जाता है। नॉन एंडोक्राइन टिश्यू से निकलते, ध्यान दीजिएगा, और ये फैक्टर नॉर्मल ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं टिश्यू के लिए और रिपेयरिंग एंड रीजनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ फैक्टर रिपेयरिंग और रीजनरेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब बेटा अगले टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। हार्मोन एक्शन की अगर हम बात करते हैं बेटा तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अलग अलग हार्मोन के एक्शन का या अलग अलग हार्मोन के काम करने का जो तरीका है वो अलग अलग होता है। सबसे पहले हार्मोन, एक पर्टिकुलर हार्मोन अपना इफेक्ट एक टारगेट टिश्यू पे दिखाता है। जैसे अगर आप इंसुलिन की बात करें तो उसका टारगेट क्या है, हिपैटोसाइट है और एडिपोसाइट है। अगर आप ग्लूकेगॉन की बात करें तो उसका टारगेट हिपैटोसाइट एडिपोसाइट नहीं है। तो हर हार्मोन अपना इफेक्ट टारगेट टिश्यू पे दिखाता है। कैसे, टारगेट टिश्यू में जो रिसेप्टर होते हैं, हार्मोन रिसेप्टर, उनके साथ हार्मोन बाइंडिंग करता है। तो हार्मोन बाइंड करता है स्पेसिफिक रिसेप्टर से और ये हार्मोन रिसेप्टर प्रोटीन से बने हुए होते हैं और ये केवल टारगेट टिश्यू में ही प्रेजेंट होते हैं। अब हार्मोन रिसेप्टर या तो प्रेजेंट होंगे सेल मेम्ब्रेन पे,
अगर सेल मेम्ब्रेन पे हार्मोन रिसेप्टर पाए जाएंगे तो इन्हें मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर कहा जाएगा, और अगर रिसेप्टर सेल के अंदर हैं तो उन्हें इंट्रासेलुलर रिसेप्टर कहा जाएगा। और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में हो सकते हैं या न्यूक्लियस में हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इंट्रासेलुलर रिसेप्टर न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इन्हें न्यूक्लियर रिसेप्टर भी कहा जाता है। तो बेटा हार्मोन रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पे हो सकते हैं या फिर सेल के अंदर हो सकते हैं, यानी मेम्ब्रेन बाउंड हो सकते हैं या फिर इंट्रासेलुलर हो सकते हैं। अब जब कोई भी हार्मोन, ध्यान से सुनिएगा, जब कोई भी हार्मोन रिसेप्टर से बाइंड करता है तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है, और हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनने के बाद हार्मोन अपना काम करा पाता है। हर रिसेप्टर, ईच रिसेप्टर इज स्पेसिफिक टू वन हार्मोन ओनली, यानी रिसेप्टर का नेचर स्पेसिफिक होता है। जैसे इंसुलिन का जो रिसेप्टर है वो केवल इंसुलिन हार्मोन से बाइंड करेगा, ग्लूकागॉन का रिसेप्टर केवल ग्लूकागॉन से बाइंड करेगा, एफएसएच का रिसेप्टर केवल एफएसएच हार्मोन से बाइंड करेगा। तो यानी हार्मोन रिसेप्टर स्पेसिफिक नेचर के होते हैं। अब जब हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो इसके बनने के बाद जो टारगेट टिश्यू है उसमें कुछ बायोकेमिकल चेंजेस होंगे, और इन्हीं चेंजेस के द्वारा टारगेट टिश्यू की जो मेटाबॉलिज्म है उसे रेगुलेट किया जाएगा, और साथ ही साथ जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो भी रेगुलेट किए जाएंगे। यानी किसी भी काम को कराने से पहले हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन जरूरी है। अब नेचर के आधार पे हार्मोन को कई ग्रुप में डिवाइड किया गया है, जैसे पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन में इंसुलिन, ग्लूकागॉन। पिट्यूटरी के हार्मोन आपने 7 पढ़े हैं, और हाइपोथैलेमस से कई सारे हार्मोन निकलते हैं, जैसे जीएनआरएस, सोमैटोस्टैटिन, एडीएच हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया। बेटा पिट्यूटरी मैंने इसलिए 7 बोला है क्योंकि जो ऑक्सीटोसिन और एडीएच होते हैं वो एक्चुअली हाइपोथैलेमस से निकलते हैं। तो इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पिट्यूटरी हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन, ये सब पेप्टाइड नेचर के हैं। स्टेरॉयड नेचर के हैं, जैसे कॉर्टिसोल हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया। एस्ट्राडायोल को आप एस्ट्रोजन की तरह समझ लीजिए, प्रोजेस्टेरोन हो गया। आइडोथायरोनिन नाम से ही पता चला, जिसमें आयोडीन हो, यानी थायराइड हार्मोन T3 T4 हो जाएंगे। और अमीनो एसिड डेरिवेटिव एपिनेफ्रिन यानी एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, ये अमीनो एसिड डेरिवेटिव है, टायरोसिन नाम की अमीनो एसिड से ये डेराइव होते हैं। तो चलिए बेटा देखते हैं कि कौन सा हार्मोन किस तरीके से काम करता है। जो प्रोटीन हार्मोन होते हैं, प्रोटीन हार्मोन के रिसेप्टर मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, प्रोटीन हार्मोन के रिसेप्टर मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, और जो प्रोटीन हार्मोन है ये मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से बाइंड करता है। और ऐसे हार्मोन, प्रोटीन हार्मोन टारगेट सेल के अंदर नहीं जाते हैं, बल्कि ये सेकेंड मैसेंजर जनरेट करते हैं, जैसे साइक्लिक एमपी है, इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट है, कैल्शियम आयन है, इन्हें जनरेट करते हैं। और जो सेकेंड मैसेंजर हैं ये रेगुलेट करते हैं सेलुलर मेटाबॉलिज्म को। इसी तरह अगर हम बात करते हैं आइडोथायरोनिन के बारे में, स्टेरॉयड हार्मोन के बारे में, तो ये हार्मोन बेटा इंट्रासेलुलर रिसेप्टर रखते हैं। स्टेरॉयड हार्मोन और आइडोथायरोनिन के इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होते हैं, और ये जीन रेगुलेशन को, एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं, क्रोमोसोम फंक्शन को रेगुलेट करते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना के जीनोम के साथ में। और ये नीट में आपसे 2019 में पूछा भी गया था बेटा, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब कम्युलेटिव बायोकेमिकल एक्शन रिजल्ट इन फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट इफेक्ट, जब हार्मोन जीनोम के साथ में बाइंड करता, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो उसके बाद जो डेवलपमेंट है वो कंप्लीट हो पाता। अब चलिए मैं आपको फिगर में समझाता हूँ। जैसे ये फिगर दिया गया है, इस फिगर में आपको एफएसएच हार्मोन यहाँ पर दिखाया गया है। अब एफएसएच के बारे में आप सोचिए, एफएसएच हार्मोन कहाँ से निकलता है? पिट्यूटरी से, और पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन प्रोटीन नेचर के हैं। तो देखिए प्रोटीन नेचर का, इसलिए इसका रिसेप्टर कहाँ पर है? ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन पे। या देखिए मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर आपको यहाँ पर दिखाएगा, उसके साथ ये एफएसएच आके बाइंड कर गया। अब बाइंड करने के बाद देखिए जनरेशन ऑफ सेकेंड मैसेंजर, सेकेंड मैसेंजर साइक्लिक एमपी, कैल्शियम आयन, इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट, IP3 ये जनरेट होते हैं। इससे बायोकेमिकल रिस्पॉन्स आता है, और फिर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स में ओवेरियन ग्रोथ हो जाती है। तो ये तो प्रोटीन हार्मोन का एक्शन आपको दिखाया गया, जहाँ पर सेकेंड मैसेंजर जनरेट होता है, क्योंकि प्रोटीन हार्मोन सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन लिपिड से बनी हुई है। अब दूसरा आप देखिएगा यहाँ पर,
दूसरा जो हार्मोन है ये एस्ट्रोजन हार्मोन है। अब आप बेटा जानते हो कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन है इसका नेचर क्या है, स्टेरॉयड नेचर का है। स्टेरॉयड हार्मोन देखिए तो स्टेरॉयड हार्मोन सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है क्योंकि स्टेरॉयड भी लिपिड है, और यूटेराइन सेल मेम्ब्रेन भी लिपिड से बनी, तो ये सीधे क्रॉस करके न्यूक्लियस के अंदर जाता है और न्यूक्लियस के अंदर जाके जीनोम के साथ बाइंड कर जाता है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है, और फिर mRNA प्रोटीन बनती है और प्रोटीन के द्वारा फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आता है। तो ध्यान बेटा आपको ये रखना है कि अगर कोई प्रोटीन हार्मोन है तो उसका रिसेप्टर मेम्ब्रेन बाउंड होगा, और अगर कोई स्टेरॉयड या आइडोथायरोनिन है तो उसका रिसेप्टर सेल के अंदर पाया जाएगा। और आप देखिए कि जो स्टेरॉयड हार्मोन है या जो आइडोथायरोनिन है उनमें कोई सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट नहीं होता। बहुत अच्छे से आप ध्यान रखिएगा। समरी में देखते हैं, अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर समरी में देख लेते हैं। देखिए बेटा यहाँ पर एनसीईआरटी लिखा पार्स डिस्टेलिस प्रोड्यूस 6 ट्रॉफिक हार्मोन, पार्स इंटरमीडिया सब मैंने आपको पहले ही बताया था, पार्स इंटरमीडिया सिक्रीट ओनली 1 हार्मोन वाइल पार्स नर्वोसा सिक्रीट 2 हार्मोन। और ये हार्मोन एक्चुअली तो आप जानते हैं कौन बनाता है, हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है। अगला पॉइंट ये भी खास है, द पिट्यूटरी हार्मोन रेगुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सोमैटिक टिश्यू एंड एक्टिविटीज ऑफ पेरिफेरल एंडोक्राइन ग्लैंड, इसीलिए पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बेटा एक पॉइंट आप ये ध्यान रखिएगा, थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन है ये डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ द सीएनएस, ये भी यहाँ पर लिखा है। इरिथ्रोपोइसिस हो गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी यहाँ पर मेंशन किया है। फिर देखिए यहाँ पर पॉइंट एनसीईआरटी लिखा, थायराइड हार्मोन एंड अदर थायरोकैल्सिटोनिन टीसीटी रेगुलेट कैल्शियम लेवल इन अवर ब्लड बाय डिक्रीजिंग इट, यहाँ पर एनसीईआरटी ने मेंशन किया है। यहाँ पर बेटा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का एक पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, लाइपोलिसिस, प्रोटियोलिसिस, इरिथ्रोपोइसिस, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ब्लड प्रेशर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट एंड इनहिबिट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन बाय सप्रेसिंग द इम्यून रिस्पॉन्स। फिर यहाँ पर इंसुलिन डेफिशिएंसी एंड और इंसुलिन रेजिस्टेंस रिजल्ट इन डायबिटीज कॉल्ड डायबिटीज मिलिटस। बेटा एंड्रोजन के लिए एक पॉइंट यहाँ पर दिया गया, इरिथ्रोपोइसिस, ये भी आप ध्यान रखिएगा। प्रोजेस्टेरॉन प्लेज ए मेजर रोल इन मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी एज वेल एज मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट एंड लैक्टेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बेटा अब यहाँ पर एक्सरसाइज में आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, एक तरफ हार्मोन लिखा, दूसरी तरफ टारगेट ग्लैंड लिखी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। हाइपोथैलेमिक हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन कहाँ पर एक्ट करते हैं, हाइपोथैलेमिक हार्मोन की टारगेट ग्लैंड है एंटीरियर पिट्यूटरी, क्लियर। थायरोट्रोपिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का टारगेट ग्लैंड क्या है, थायराइड ग्लैंड हो जाएगी। कार्टिकोट्रोपिन यानी ACTH एड्रिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, यानी ये एड्रिनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स आंसर हो जाएगा। गोनेडोट्रोपिन LH और FSH कहाँ एक्ट करते हैं, गोनेड पे यानी टेस्टिस और ओवरी पर एक्ट करते हैं। मेलानोट्रोपिन MSH ये मेलानोसाइट पर एक्ट करता है जो कि स्किन की सेल है, मेलानोसाइट। फिर एक यहाँ पर आपको दिया गया मैच द कॉलम। T4 की बात करें तो T4 कहाँ से निकलता है, थायराइड से। PTH पैराथायरॉयड हार्मोन, पैराथायरॉयड ग्लैंड से निकलता है। GnRH हाइपोथैलेमस से और LH पिट्यूटरी से। तो मैच द कॉलम हो गया। तो बेटा ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर बेटा मैंने आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी के सभी 11 चैप्टर करवा दिए हैं और मैंने एनसीईआरटी को यहाँ पर पूरी तरीके से आपको कवर करा दिया है। अगर आप हमारे क्लासरूम वीडियो लेक्चर को लेना चाहते हैं तो क्लासरूम वीडियो लेक्चर बेटा उनकी जो कॉस्ट है ना वो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की वैसे तो 25,000 होती साल भर के लिए, लेकिन अगर नीट 2020 के लिए आप लेना चाहते हैं तो 3,000 रुपये में आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। 3,000 रुपये में आपको क्लासरूम वीडियो लेक्चर मिलेंगे, पूरे 38 चैप्टर, 10 यूनिट और साथ ही साथ आपको 7,000 की टेस्ट सीरीज भी फ्री में इसके साथ में मिलेगी। 3,000 के वीडियो लेक्चर परचेस करने के साथ ही ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि इनके साथ आप सही तरीके से अपनी नीट को प्रिपरेशन को कर सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स होते हैं एनसीईआरटी के बियॉन्ड जो पॉइंट होते हैं वो आसानी से आप कवर कर सकते हैं इन वीडियो लेक्चर के द्वारा। और अभी आपके पास इतना प्रॉपर टाइम है कि इन वीडियो लेक्चर की मदद से अपनी तैयारी को और ज़्यादा बूस्टअप आप कर सकते हैं।
अगर आप जीरो लेवल से भी स्टार्ट करना चाहें तो अभी आपके पास इतना टाइम है। नीट हो सकता है कि आपका जून में हो या फिर उसके आगे भी एक्सटेंड हो सकता है, तो आपके पास पूरा टाइम है। तो इन वीडियो लेक्चर के द्वारा अपनी तैयारी को और बेहतर आप बना सकते हैं। बेटा आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि जब भी नई वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आज शाम को बेटा 5 बजे इस चैप्टर के 75 क्वेश्चन हम लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे। तो शाम को फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।